नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जांच की 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। ये केंद्र प्रतिदिन जांच की क्षमता को करीब 10-10 हजार तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व के कई देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया। सरकार की देश के हर जिले में कोविड जांच केंद्र स्थापित करने की योजना। भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए। केंद्र ने पिछले वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,65,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की। और फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप रवाना। ये बुधवार को भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवली निगम के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 परीक्षण की 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर्स हैं। यहाँ देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों की संख्या अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगाने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रयोगशालाएं सिर्फ कोविड के परीक्षण तक ही सीमित नहीं रहेंगी। ये हाईटेक लैब सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस B और C, HIV, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और उससे जुड़े दूसरी संस्थाओं से सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किए गए उपायों की बदौलत कोविड से होने वाली जनहानि के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी अन्य देशों से बेहतर है। देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहाँ रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए ये आवश्यक है कि तीव्र गति से कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्री मोदी ने कहा कि देश में अब 11,000 से अधिक कोविड चिकित्सा केंद्र हैं और 11 लाख से अधिक पृथक बिस्तरों की व्यवस्था है। परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड परीक्षण के लिए केवल 1 प्रयोगशाला थी, जबकि देश में अब ऐसी करीब 1,300 प्रयोगशालाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश में हर रोज 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है और आने वाले सप्ताह में ये क्षमता बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भौतिक ढांचा विकसित करने के अलावा देश ने मानव संसाधनों के प्रबंधन में भी तेजी से बढ़ोतरी की है। इनमें अर्ध चिकित्सा स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महामारी का फैलाव रोकने में स्वास्थ्य कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगामी त्योहारों को सावधानी पूर्वक मनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ निर्धन परिवारों तक समय पर पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक टीका विकसित नहीं होता, तब तक लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क लगाने और हाथ धोने जैसे उपायों का पालन करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नोएडा, मुंबई और कोलकाता में स्थापित अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र हर रोज 10,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आक्रामक कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले महाराष्ट्र के पुणे में केवल एक परीक्षण केंद्र था, जबकि अब ऐसे 1,300 से अधिक केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 97% आबादी की पहुंच परीक्षण प्रयोगशालाओं तक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टेस्ट की संख्या बढ़ाने से कोरोना के नियंत्रण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नोएडा और कोलकाता के अलावा मुंबई इन उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधा केंद्रों का लाभार्थी बनने वाले शहरों में शामिल है। सरकार की 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से देश में कोविड-19 से निपटने के लिए देश में मजबूत बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा तैयार हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार राज्यों में इम्यूनोलॉजिकल लैब्स और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने मुंबई में चेस द वायरस अभियान शुरू किया और पिछले महीने कोविड-19 के खिलाफ और विस्तार से लड़ाई लड़ने के लिए प्लाज्मा केंद्र भी शुरू किए। मुंबई के परेल में स्थित हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण मशीन पूरी तरह से स्वचालित है और यह टीसीआर परीक्षण प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह प्रयोगशाला कर्मचारियों के बीच संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि इसे सीमित मानव हस्तक्षेप के साथ संचालित किया जा सकता है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,15,472 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,68,06,803 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर देश में जांच सुविधा बढ़ाने की निरंतर मंजूरी दे रहा है। एक रिपोर्ट। सरकार ने थोड़े समय के भीतर ही कोविड-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सघन परीक्षण, पता लगाने और उपचार की रणनीति अपनाई है। इस साल जनवरी में भारत में कोविड-19 के परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी। अब देश भर में कोरोना वायरस के नमूनों के परीक्षण के लिए 1,300 से अधिक सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। आईसीएमआर नई प्रयोगशालाओं, आरटीपीसीआर
किटों, ट्रूनेट टेस्ट, सीवीनेट टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट किटों को मंजूरी देकर अपनी परीक्षण क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों को सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का एक प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है। देश भर में लगभग 15,000 समर्पित कोविड अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों को उपचार मुहैया करा रहे हैं। इन अस्पतालों और केंद्रों में लगभग 46,000 आईसीयू बेड की क्षमता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में लगभग 22,000 वेंटिलेटर हैं। बीते कुछ महीनों में ही भारत ने पीपीई किट और N95 मास्क के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 31,991 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,17,568 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 49,931 लोग संक्रमित हुए। संक्रमित लोगों की कुल संख्या अब तक 14,35,453 हो गई है। इनमें से 4,85,114 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 708 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 32,771 हो गई है। दिल्ली सरकार ने आज कहा कि शहर में एक दिन में कोविड संक्रमण के कुल 613 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में आज कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,31,219 दर्ज हुई। इनमें से अधिकतर रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 10,994 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि 1,16,372 कोरोना संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और राजधानी में स्वस्थ होने की दर 88.68% पर पहुंच गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आज राजधानी गंगटोक में कोविड-19 के नियंत्रण के बारे में कार्य योजना की समीक्षा के लिए राज्य कार्यदल की बैठक की। उन्होंने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत बताई। सिक्किम में संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पुद्दुचेरी में आज कोरोना के 86 मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2,872 तक पहुंच गई। इनमें से 1,720 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। पुद्दुचेरी में 1,109 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक कुल 43 लोग कोविड से जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल 1,06,962 कोविड टेस्ट किए गए। इस तरह उत्तर प्रदेश एक दिन में 1 लाख से अधिक टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस बीच प्रदेश सरकार ने सभी कोविड वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 20 लाख कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं और जल्दी ही राज्य कोविड जांच के मामले में देश में पहले स्थान पर होगा। संदिग्ध कोविड मरीजों की एंटीजन किट के जरिए जांच के लिए विभिन्न जिलों में स्टेटिक बूथ तैयार कर दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,578 नए मामले सामने आए हैं और इस समय सक्रिय मरीजों की तादाद 26,204 है। 42,000 से अधिक मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी की दर लगभग 4% है, जो देश में बहुत से राज्यों से काफी कम है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को विभिन्न मंडलों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने और रिपोर्ट देने को कहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है और कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जांच की 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। ये केंद्र प्रतिदिन जांच की क्षमता को करीब 10-10 हजार तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व के कई देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया। सरकार की देश के हर जिले में कोविड जांच केंद्र स्थापित करने की योजना। भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए। केंद्र ने पिछले वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की। और फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप रवाना, ये बुधवार को भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए। इन रेल इंजनों को बांग्लादेश को सौंपने के साथ ही भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद का एक वादा पूरा हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में कोविड महामारी के कारण भी कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने दोनों देशों के आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित संबंधों का भी जिक्र किया। Very few countries in the world share such close fraternal ties as those of ours. Our partnership today stands out as a role model in the region for good neighborly relations. India remains a committed development partner. Our uniquely concessional lines of credit of close to $10 billion is the largest that India has extended to any country. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी में रेल की जरूरत पर जोर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत बांग्लादेश में रेलवे से संबंधित अनेक परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन से दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की झलक मिलती है। दोनों देशों के बीच सीमा पार लोगों के आने जाने, व्यापार और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था की दृष्टि से रेलवे की भूमिका केंद्रीय है। भारत बांग्लादेश में रेलवे से संबंधित अनेक प्रोजेक्टों में सहयोग कर रहा है, जिनके तहत नई रेल लाइनें बिछाने, पुल बनाने और पुराने रेल मार्गों को फिर से चालू करना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तात्कालिक तौर पर इस सहयोग के कारण कोरोना महामारी के दौरान बाधित सप्लाई चेन को ठीक करने में रेलवे से मदद मिली है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से भी इस सहयोग का दोनों देशों को लाभ मिलेगा। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। लड़ाकू विमान राफाल के पहले बेड़े ने आज फ्रांस से उड़ान भरी। इसमें 5 विमान हैं जो बुधवार को भारत पहुंचेंगे। उसी दिन इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान ये 5 विमान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमारात में फ्रांस की वायुसेना के अड्डे पर रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी दसॉ ने बनाया है। 10 विमान की डिलीवरी निर्धारित अवधि के अनुसार पूरी हो रही है। 5 विमान प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। भारत 59,000 करोड़ रुपए के 2016 के सौदे के तहत 36 रफाल विमान खरीद रहा है। पहला रफाल विमान अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया। ये संवाद दोनों समुद्री पड़ोसी देशों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि दोनों देशों के बीच आपसी हित के संवाद का लंबा इतिहास है। श्री सिंह ने सेना से संपर्क पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है। ये दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अनुरूप है। दोनों मंत्रियों ने आपसी समझ से तय किए गए क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सुदृढ़ करने पर सहमति जताई।
सरकार ने चीन की 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की निजता के मद्देनजर चीन की 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये 47 ऐप असल में पहले प्रतिबंधित ऐप के क्लोन्स हैं। सरकार ने पिछले महीने ही टिकटॉक और हेलो सहित ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 मई से अब तक विदेशों में फंसे 8,14,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2,70,000 भारतीय 53 देशों से विमानों से लौटे हैं। श्री पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने देश में दवा तथा चिकित्सा उपकरण बनाने के क्षेत्र में विकसित करने के लिए आज फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं जारी की। इस अवसर पर श्री गौड़ा ने कहा कि ये योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप हैं। इसके लिए सरकार ने 4 योजनाओं को अनुमोदन किया है। इनमें से 2 दवा निर्माण और 2 चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए हैं। इससे देश में एपीआई दवा निर्माण और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और कोरोना महामारी के दौरान ये सिद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार जरूरतमंद देशों को जीवन रक्षक दवाओं का निर्यात कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दुनिया में अनूठा संगठन है जो पृथ्वी विज्ञान की सभी शाखाओं को समग्रता में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत इकलौता देश है जिसने पृथ्वी विज्ञान के सभी पहलुओं के लिए एक समर्पित मंत्रालय बनाया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी मुख्य सरोकारों के लिए एकीकृत योजना विकसित करने में मदद मिलती है। डॉक्टर हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका डिजाइन इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान का पता बड़े ही सरल तरीके से किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजा बयान की निंदा की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने बयान में गलवान घाटी में प्राण न्यौछावर करने वाले 20 सैनिकों की बहादुरी का अपमान किया है। पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि श्री गांधी भारत चीन गतिरोध के बारे में बार बार झूठ बोलकर असत्य को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने ये कहकर सरकार की आलोचना की थी कि वे लद्दाख मुद्दे पर झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 के लिए राज्यों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 13,806 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसको मिलाकर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी की पूरी क्षतिपूर्ति राशि जारी हो गई है। वर्ष 2019-20 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 1,65,302 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी अवधि में उपकर का संग्रहण 95,444 करोड़ रहा है। सरकार ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 में संग्रहित किए गए उपकर की बची राशि का इस्तेमाल वर्ष 2019-20 की क्षतिपूर्ति के लिए किया है। कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अंतरिम पेंशन मिलेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होने में हो रही देरी को टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन देने का फैसला किया गया है। देश भर में टेक उद्यमी और स्टार्टअप ने आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का जबरदस्त उत्साह देखा गया है। प्रतिस्पर्धा की 8 श्रेणियों में अभी तक
6,940 प्रविष्टियां मिली हैं। इनमें से 3,939 प्रविष्टियां व्यक्तिगत तौर पर और 3,001 प्रविष्टियां संस्थानों और कंपनियों से आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा है कि छानबीन समिति ने भेजे गए ऐप्स की जांच शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों को मीडिया में आ रही गलत सूचना और फर्जी समाचारों को पहचानना सिखाने पर बल दिया है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टाइम स्कॉलर्स इवेंट के 200 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को विश्लेषण करने की क्षमता और सच स्वीकारने तथा असत्य को अस्वीकार करने की साहस विकसित करनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकेथन के समापन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 अगस्त को संबोधित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 का विशाल समापन समारोह कार्यक्रम 3 अगस्त को होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 4 विषयों में शीर्ष स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मध्य प्रदेश में 2,77,000 विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी, 1,61,000 को द्वितीय श्रेणी और 14,000 विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी हासिल हुई है। प्रदेश में 73% से अधिक लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 64% है। सबसे अच्छा परिणाम हरदा, नीमच, खंडवा, शाजापुर और खरगोन जिलों का रहा है, जहां 75% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले पहले 10 विद्यार्थियों की प्रावीण्य सूची में गणित विषय के 37, वाणिज्य में 34, कला और जीव विज्ञान के 19, कृषि विषय में 7 और ललित कला और गृह विज्ञान समूह के 5 विद्यार्थी सहित कुल 121 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। वहीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी रुक जाना नहीं योजना लागू की गई है। इस योजना में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना महामारी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में इस बार सावन अष्टमी मेलों का आयोजन नहीं होगा और शक्तिपीठों सहित सभी मंदिर बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी के ऑनलाइन प्रसाद का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी का असर हिमाचल प्रदेश में सावन अष्टमी के मेलों पर भी पड़ा है और राज्य सरकार ने इस बार सभी मंदिर व धार्मिक स्थल बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार ने अनेक बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ऊना जिले में स्थित मां दुर्गा की प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी माता मंदिर से प्रसाद की होम डिलीवरी सेवा आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। ये सुविधा डाक विभाग के सहयोग से शुरू की गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या में वृद्धि लगातार जारी है। आज प्रदेश में अभी तक कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,231 हो गई है। इनमें से 995 सक्रिय मामले हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश के भी आसार हैं। लेह लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से रवि कपूर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जांच की 3 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। ये केंद्र प्रतिदिन जांच की क्षमता को करीब 10-10 हजार तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के कई देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया। सरकार की देश के हर जिले में कोविड जांच केंद्र स्थापित करने की योजना। भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए। केंद्र ने पिछले वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,62,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी की।
और फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप रवाना ये बुधवार को भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।